क्लास हो चुकी है। एक था इवोल्यूशंस ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, दूसरा था ट्रेडिशनल ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच, ठीक है ना। तो मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहले कौन अप्रोच आती है, वो है बिहेवियरल अप्रोच। एक मिनट रुक जाओ। मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहली अप्रोच जो है वो कौन है, बिहेवियरल अप्रोच। अगर साउंड की कोई इशू होगी तो तुम मुझे ये ग्रुप में मैसेज करना, या तो कोई भी, ठीक है, कोई भी इशू हो तो तुम लोग ग्रुप में मैसेज करना। मॉडर्न अप्रोच की सबसे पहली अप्रोच है बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो नॉन एज ए बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी को बिहेवियरलिज्म भी बोला जाता है। बिहेवियरलिज्म या बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी कब आई थी, ये कब इमर्ज में आई थी, तो मिड 20th सेंचुरी। किसके रिस्पॉन्स में आई थी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के लिमिटेशंस के रिस्पॉन्स में बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी या बिहेवियरलिज्म आई थी, ठीक है। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहेवियरल थ्योरी किसके रिस्पॉन्स में आई थी, इवन ये PYQ क्वेश्चन भी है कि बिहेवियरलिज्म कौन से पॉलिटिकल थ्योरी के रिस्पॉन्स में आई थी, तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के रिस्पॉन्स में आई थी। ओके, मुझे लगा इंटरनेट चला गया, लाइट चला गया। टिब्बे लाइट चला गया क्या? अच्छा अच्छा, ओ हाँ ठीक है, ओके। बिहेवियरलिज्म किसके रिस्पॉन्स में आई थी, किसकी लिमिटेशंस में आई थी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम लोग देखते हैं कि बिहेवियरलिज्म जो है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के रिस्पॉन्स में आई थी। तो बिहेवियरलिज्म जो थ्योरी है या बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी है, इन्होंने किस किस चीज पर फोकस किया या क्या स्टडी पे फोकस किया, तो आओ देखते हैं। पहला है इंपेरिकल मेथड या इंपेरिकल फोकस। Behavioralism emphasizes the study of observable and measurable behavior of political actors rather than abstract theories or normative questions. Behavioralism पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी जब करती है, बिहेवियरलिज्म पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी करती है, और जब पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी करती है ना, तो वो ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल मेथड को यूज करती है। मतलब अब बिहेवियरलिज्म जो आई है वो क्या बोलती है कि अब हम लोगों को इंस्टीट्यूशंस की स्टडी नहीं करना, अब हम लोगों को फॉर्मल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं, बल्कि पॉलिटिकल बिहेवियर या पॉलिटिकल एक्टर की बिहेवियर की स्टडी करना है, ठीक है ना। उनको ऑब्जर्व करना है, उनको मेजर करना है, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, उनके बिहेवियर को मेजर करना है। किसकी, पॉलिटिकल एक्टर की बिहेवियर की, सॉरी, पॉलिटिकल एक्टर की बिहेवियर की स्टडी करना है, उनको मेजर करना है, उनको ऑब्जर्वेबल करना है। मतलब इंपेरिकल फोकस करना, इंपेरिकल मेथड यूज करना है बिहेवियरलिज्म में। पॉलिटिकल एक्टर की बिहेवियर की स्टडी करने के लिए इंपेरिकल मेथड या इंपेरिकल फोकस को यूज करना है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव मेथड। बिहेवियरलिज्म बोलती है पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए या पॉलिटिकल बिहेवियर के एक्टर को समझने के लिए क्वांटिटेटिव मेथड का यूज किया जाना चाहिए। क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब है कि हमें किसी भी पॉलिटिकल बिहेवियर को, एक्टर को समझने के लिए सर्वे करना है, स्टैटिकल एनालिसिस को यूज करना है, एम्पिरिकल डेटा को कलेक्शन करना है, तब जाके हम पॉलिटिकल बिहेवियर को समझ पाएंगे। ओके, तो बिहेवियरलिज्म क्या बोलती है, बिहेवियरलिज्म बोलती है कि पॉलिटिकल एक्टर के बिहेवियर को समझना है, ऑब्जर्व करना है, मेजर करना है, इंपेरिकल मेथड को यूज करना है, क्वांटिटेटिव मेथड को यूज करना है पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए, जैसे डेटा एनालिसिस करना है ना, सर्वे करना है, अच्छे सर्वे करना है या डेटा कलेक्शन करना है। ये सब हम लोग किस में करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड में करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बिहेवियरलिज्म बोलती है कि पॉलिटिकल बिहेवियर के स्टडी करने के लिए
इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे फोकस करना है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन को समझना है। ठीक है, पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए अब क्या करना है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज करना है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है कि वेरियस वेरियस डिसिप्लिन की स्टडी करना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी अब हमें साइकोलॉजी का स्टडी करना है, सोशियोलॉजी का स्टडी करना है, इकोनॉमिक का स्टडी करना है, तब जाके हम पॉलिटिकल बिहेवियर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिहेवियरिज्म क्या बोल रही है, पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए इंपेरिकल मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज करनी है। फिर यहाँ पे क्या बोल रही है बिहेवियरिज्म, कि अब हम लोगों को, जैसे पहले होता था ट्रेडिशनल अप्रोच में, ट्रेडिशनल अप्रोच की बिल्कुल अपोजिट बोलती है। क्या बोलती है कि अब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस नहीं करनी है। अब स्टडी करने के लिए सिर्फ इंस्टीट्यूशन पर फोकस नहीं करनी है। जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी वो क्या करती थी, वो इंस्टीट्यूशन की सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर की स्टडी करती थी, जैसे पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टीज, इन सबों की स्टडी करती थी, है ना। लेकिन बिहेवियरलिज्म क्या करती है, जस्ट इसके अपोजिट बोलती है। क्या बोलती है कि अब हम लोगों को स्टडी करना है तो बिहेवियर या इंडिविजुअल, किसी ग्रुप या इंडिविजुअल के, किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करनी है ना। वो भी बिहेवियर के डिसीजन को समझना है, किसी भी ग्रुप या इंडिविजुअल के डिसीजन को समझना है, कि जैसे वो डिसीजन लिए तो क्यों लिए, वो मोटिवेट हो रहे हैं तो क्यों मोटिवेट हो रहे हैं, वो ये एक्शन कर रहे हैं तो क्यों एक्शन कर रहे हैं, ये सबको समझना है। तो अब बिहेवियरिज्म क्या बोलती है कि अब जो स्टडी होगा ना वो इंडिविजुअल बिहेवियर के फोकस पे होगा, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के बिहेवियर पर स्टडी फोकस किया जाएगा, ना कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर फोकस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ये बोलते हैं साइंटिफिक रैगर। साइंटिफिक रैगर, देखो रैगर का मतलब होता है कोई चीज एकदम होना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये हिंदी में कठोर, ठीक है ना, साइंटिफिकली होना तो होगा, ठीक है ना। तो बिहेवियरलिज्म क्या बोलती है कि पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियर का स्टडी करने के लिए, या पॉलिटिक्स ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स का स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड को ही यूज कर सकते हैं, सिर्फ साइंटिफिक मेथड को ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे को मेथड को नहीं यूज कर सकते हैं। एकदम यही मेथड, साइंटिफिकली मेथड होगा तो होगा। रैगर का मतलब कोई चीज को जो होता है ना कि एकदम कठोरपन, ठीक है, एकदम सिर्फ साइंटिफिक ही स्टडी होगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे बिहेवियरलिज्म यही बोल रही है कि स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए सिर्फ साइंटिफिक मेथड को ही यूज कर सकते हैं, या सिर्फ साइंटिफिक मेथड को ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब पॉलिटिकल साइंस में किसी भी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, किसी भी एक्टर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए हम क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड का ही यूज करेंगे, ठीक है। और ये इस तरह का क्वेश्चन भी आती है एग्जाम में कि बिहेवियरलिज्म जो है उसका फोकस क्या है, तो उसका फोकस है साइंटिफिकली स्टडी, है ना। जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसका फोकस क्या थी, वैल्यू पे बेस्ड थी, है ना। तो यहाँ पे बिहेवियरलिज्म किस चीज पे फोकस कर रही है, बिल्कुल साइंटिफिकली राइगर, यानी साइंटिफिकली स्टडी के ऊपर फोकस कर रही है, कि स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए हम साइंटिफिकली स्टडी को ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये देखो ये जितने भी सारे थिंकर है ना, ये सारे ही बिहेवियरलिज्म के थिंकर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, मैं दिखा रही हूँ, देखो ये जो है ना हिंजूला और ईएम क्रिक पैट्रिक, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे तो आए हुए, ये सारे ही क्वेश्चन आए हुए, लेकिन ये जो दोनों है ना, इनको दिया गया था कि इनमें से कौन सा बिहेवियरलिज्म के थिंकर है, ठीक है ना। और हम लोग जनरली ये सारे नहीं पढ़ते हैं, हिंदुला या फिर ईएम के क्रिक पैट्रिक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, इसलिए मैं इसमें लाई हूँ, ठीक है ना। वैसे हम लोग देखते हैं कौन कौन से बिहेवियरलिज्म के थिंकर है। ग्राहम वल्लास, आर्थर बेंटली, चार्ल्स मरियम, हेंजुला, E.M. Kirkpatrick, Harold Laswell, D. Truman, रॉबर्ट डल, डेविड स्टोन, गैब्रियल एलमंड, ये सारे थिंकर जो है ना, ये सारे ही बिहेवियरलिज्म से बिलोंग करते हैं, ये सारे ही बिहेवियरलिज्म के थिंकर है। ओके, देखो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्राहम विलास के बारे में, ठीक है ना। बट हम लोग ये बात जानेंगे कि जो ग्राहम विलास है ना, इन्होंने कोई बिहेवियरलिज्म बोलकर थ्योरी नहीं दिया, ठीक है ना। इन्होंने ये नहीं बोला था कि मेरा जो थ्योरी वो बिहेवियरलिज्म की है, लेकिन इन्होंने जो थ्योरी दी, ठीक है ना, उनकी थ्योरी बिल्कुल बिहेवियरलिज्म से मैच खाती है, ठीक है ना।
तो आओ हम लोग देखते हैं जैसे बिहेवियरलिज्म क्या करती है, ये देखते हैं पहले। बिहेवियरलिज्म क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। बिहेवियरलिज्म किसे क्रिटिसाइज करती है, तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज करती है, ओके। For its focus on institutions and legal framework rather than actual behavior of individuals and groups। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन और लीगल फ्रेम वर्क के ऊपर ही फोकस करती है, ना कि किसी ग्रुप या इंडिविजुअल के एक्चुअल बिहेवियर पर फोकस करती है। बिहेवियरिज्म ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज करती है क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसका फोकस सिर्फ इंस्टीट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क की स्टडी करना है, ठीक है। अब बिहेवियरिज्म का फोकस क्या है, ग्रुप या इंडिविजुअल के बिहेवियर के स्टडी करना, इसलिए वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज करती है। और फर्स्ट थिंकर का नाम देखते हैं तो वो है ग्राहम वल्लास। ग्राहम वल्लास का जो ये बुक है ना, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये बुक 1908 की बुक है, इसको देखो। अब मुझे तुम लोग अभी मुझे ग्रुप में लिखकर इसका नाम भेजो, ग्राहम वल्लास ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ग्राहम वल्लास का बुक का नाम क्या है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, तुम लोग मुझे ग्रुप में भेजो। ये ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी बुक है, ग्राहम वल्लास की बुक है। कब की है, 1908 की। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। ग्राहम विलास की बुक का नाम क्या है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ओके। अब देखते ये क्या बोलते हैं, आ जाओ। Wallace emphasizes the importance of understanding human nature through the empirical data. He argued that political analysis should be grounded in the study of actual human behavior rather than abstract theory. ग्राहम वल्लास बोलते हैं कि अगर हमें ह्यूमन नेचर को समझना है तो हमें एम्पिरिकल डेटा के थ्रू ही समझना होगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग ग्राहम वल्लास को बिहेवियरिज्म के थिंकर बोलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ह्यूमन नेचर को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो हमें क्या करना होगा, एम्पिरिकल डेटा के थ्रू ही समझना होगा, ठीक है। ग्राहम विलास समझ में आ गया। इनकी बुक का नाम क्या है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। सिर्फ बुक का नाम याद करना है, ग्राहम विलास का बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, जो कि 1908 की बुक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थिंकर का नाम है ऑर्थर बेंटली। इनकी बुक का नाम है इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, 1908 की बुक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ये भी बहुत सारे, ये भी बहुत बार आई है, ठीक है ना। ऑर्थर बेंटली की बुक है इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, 1908 की। बताओ इनकी बुक का नाम लिखो, ग्रुप में इनका बुक का नाम लिखो, इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908, ऑर्थर बेंटली की बुक है। ये दोनों बुक सेम ईयर की बुक है तो प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। चलो नेक्स्ट देख लो। बेंटली introduced the group approach to political analysis. He focused on the interactions and behavior of group rather than individual। ये बोलते हैं कि ग्रुप बिहेवियर की ग्रुप की स्टडी करना चाहिए, है ना। इनका फोकस क्या है, कि इनका फोकस क्या है, मैं देख लिया, आंसर आ गया, ओके आंसर आ गया, ओके। ये क्या बोलते हैं, इनका फोकस है ऑन द इंट्रैक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ ग्रुप। ये बोलते हैं ग्रुप ऑफ बिहेवियर की स्टडी करने के लिए, उनके इंटरेक्शंस की स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। ऑर्थन बेंटली का बुक का नाम क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1908 की बुक है। और ये क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बिहेवियर की स्टडी करनी चाहिए, उनके इंटरेक्शंस की स्टडी करनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल की। नेक्स्ट आ गया बिहेवियरिज्म। अब हम लोग देखेंगे बिहेवियरिज्म कब आई है। The behavioral approach in political science was foundationally laid by Charles Merriam in 1920s to 1930s। चार्ल्स मरियम जो थे, ठीक ना, ये कोई लेडी नहीं है, जेंट्स है, ओके। चार्ल्स मरियम, इन्होंने 1930s में बिहेवियरलिज्म को फाउंड किया, ठीक है ना। चार्ल्स मरियम जो है बिहेवियरलिज्म को 1930s में फाउंड करते हैं, ठीक है। बट बिहेवियरलिज्म पॉपुलर कब हुई है, ठीक है, 1950s में। इसे पॉपुलर कौन करता है, तो डेविड स्टर्न, ठीक है। डेविड स्टर्न जो है ये इनको पॉपुलर करते हैं
बिहेवियरलिज्म को। तो बिहेवियरलिज्म आई कब है, इसका इसका बुनियाद कब पड़ा था, इसे फॉन्ड कब किया गया था, 1930s में, ठीक है ना। तो इसे फॉन्ड किसने किया था, है ना, इनको फाउंडेशनली इनको सेटअप किसने किया था, या इनको फाउंडेशनली स्टैब्लिश किसने किया था, चार्ल्स मरियम ने। चार्ल्स मरियम, चार्ल्स मरियम, चार्ल्स मरियम। बट बिहेवियरलिज्म जो है ये फेमस कब हुई, 1950s में इसे डेविड एस्टन ने इसे फेमस किया था, ठीक है। चार्ल्स मरियम का बुक का नाम है न्यू न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925। ये बुक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चार्ल्स मरियम का बुक का नाम है, चार्ल्स मरियम का बुक का नाम क्या है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, 1925 की बुक है, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ कहाँ पढ़ेंगे कि 1930 में बिहेवियरलिज्म को फाउंड किया गया, किसके थ्रू, किसके थ्रू फाउंड किया गया, नाम लिखो तुम लोग, किसके थ्रू फाउंड किया गया था, चार्ल्स मरियम, चार्ल्स मरियम के थ्रू इसे क्या किया गया था, फाउंड किया गया था, ओके। बट इसको पॉपुलैरिटी कब मिली, और हाँ, हाँ ठीक है, आ गया आंसर, मैं देख ली। इसे पॉपुलैरिटी कब मिला था, इसे पॉपुलैरिटी कब मिला था, डेट लिखो, 1950s में। इसे पॉपुलैरिटी कब मिला था, 1950s में। किसने इसे पॉपुलर किया था, तो डेविड एस्टन ने, डेविड एस्टन ने इसे क्या किया था, पॉपुलर किया था। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद है कि डेविड स्टर्न जो है, डेविड स्टर्न क्या करते हैं, 1950s में वो बिहेवियरलिज्म को पॉपुलर करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बिहेवियरलिज्म के 8 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। डेविड स्टर्न क्या करते हैं, बिहेवियरलिज्म के 8 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक ना। तो ये जो 8 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसको इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन बोला जाता है। ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे बिहेवियरलिज्म के इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन बोला जाता है, ओके। तो अब कौन कौन सा 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, सॉरी, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स या 8 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिहेवियरलिज्म के, तो ये है, ठीक है ना। इसको कैसे याद करना है, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद करना है, जैसे रेगुलेटरीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज, सिस्टमाइजेशन, प्योर सेंस, इंट्रीगेशन, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे याद करेंगे, आर वी टी, आर वी टी क्यू, क्यू भी, मतलब आर वी टी क्यू भी, और एस पी आई। देखो, पता नहीं ऐसे याद होगा कि नहीं, बट मैं जब याद की थी तो इसी तरह से याद की थी। अगर तुम लोगों को कोई न्यू मेथड से याद करना है तो तुम लोग कर सकती हो, बट इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद करना है, ठीक है। फर्स्ट है रेगुलेटरीज, सेकंड इज वेरिफिकेशन, थर्ड इज टेक्निक्स, फोर्थ इज क्वांटिफिकेशन, फाइव इज वैल्यूज, सिक्स इज systemization, सेवन इज प्योर साइंस, एट इज इंट्रीगेशन, ओके। तो ये बिहेवियरलिज्म के 8 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद करना है। और इसका डेफिनेशन मैं इसलिए नहीं लाई हूँ बिकॉज कि इसके डेफिनेशन एग्जाम में आते नहीं है, और जितना सिंपल नोट हम लोगों को याद हो जाए उतना बेटर है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ याद करना है, इसलिए क्योंकि तुम्हारा टॉपिक बहुत बड़ा है कॉम्परेटिव, तो इस वजह से मैं इसे शॉर्ट कर कर लाई हूँ, ठीक है।
सिर्फ इसका 8 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिहेवियरलिज्म का वो याद करना है, उनके थिंकर के बारे में याद करना है, उनका बुक याद करना है। ठीक है, डेविड स्टोन्स के बहुत सारे बुक है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद बिहेवियरिज्म के बाद पोस्ट बिहेवियर पॉलिटिकल थ्योरी आई। ठीक है ना, बिहेवियरिज्म के बाद पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी आई है, और पोस्ट बिहेवियर पॉलिटिकल थ्योरी भी क्या है, एक मॉडर्न अप्रोच है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं ना, तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर आएगी पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, चलो, डेविड स्टर्न, ठीक है, डेविड स्टर्न पोस्ट बिहेवियरलिज्म को, सॉरी, डेविड स्टर्न जो है वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म टर्म को कॉइन करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, 1969 में अमेरिका में एक 67 एनुअल मीटिंग ऑफ द अमेरिका में 67 एनुअल मीटिंग ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन होता है। यहाँ पे वो प्रेसिडेंट थे। यहाँ पर ही उन्होंने पोस्ट बिहेवियरिज्म वर्ड को क्वाइन किया था। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि डेविड स्टर्न ने पोस्ट बिहेवियरिज्म वर्ड को कहाँ पे ये क्वाइन किया था, तो ये है अमेरिका में एक एसोसिएशन हुआ था, वहां पर एक मीटिंग हुआ था, 65 एनुअल मीटिंग हुआ था, 65 एनुअल मीटिंग ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन हुआ था 1969 पे, 1969 में। यहाँ पर ही डेविड स्टर्न जो है वो पोस्ट बिहेवियरिज्म वर्ड को क्वाइन करते हैं। okay? पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो थ्योरी है ये बिहेवियरलिज्म के लिमिटेशंस के रिस्पॉन्स में आई थी। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म किसके लिमिटेशंस के रिस्पॉन्स में आई थी, तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वो बिहेवियरलिज्म के लिमिटेशंस के रिस्पॉन्स में आई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहेवियरलिज्म थ्योरी किसके रिस्पॉन्स में आई थी। ठीक है ना, बिहेवियरलिज्म थ्योरी किसके रिस्पॉन्स में आई थी, मुझे तुम लोग ग्रुप में आंसर बताओ। बिहेवियरलिज्म थ्योरी किसके रिस्पॉन्स में आई थी? हाँ बिल्कुल सही आंसर, ट्रेडिशनल थ्योरी के अप्रोच में आई थी, है ना। जबकि बिहेवियरलिज्म थ्योरी किसके रिस्पॉन्स में आई थी, ट्रेडिशनल 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 अप्रोच के रिस्पॉन्स में आई थी, है ना। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के लिमिटेशंस के रिस्पॉन्स में कौन आई थी, बिहेवियरलिज्म। ओके, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म किसके लिमिटेशन के रिस्पॉन्स में आई थी, तो बिहेवियरलिज्म। ठीक है, बिहेवियरलिज्म के रिस्पॉन्स में आई थी। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि बिहेवियरलिज्म आई थी किसके लिमिटेशन के रिस्पॉन्स में, तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के लिमिटेशन के रिस्पॉन्स में। अब पोस्ट बिहेवियरलिज्म किसके लिमिटेशन के रिस्पॉन्स में आई थी, तो बिहेवियरलिज्म के लिमिटेशन के रिस्पॉन्स में आई थी। ओके, ठीक है, तो बिहेवियरलिज्म का फोकस क्या था, इसका एम्फेसिस क्या था, पोस्ट बिहेवियरलिज्म का, पोस्ट बिहेवियरलिज्म का फोकस क्या था, एम्फेसिस क्या था, इन्होंने क्या किस चीजों को इंपॉर्टेंस दिया था, इन्होंने कंटेम्परेरी इश्यूज को फोकस किया था, इन्होंने एक्शन एंड रेलेवेंस के इम्पोर्टेंट पे फोकस किया था। पोस्ट बिहेवियरिज्म में न्यू क्या था, इन्होंने किस चीज पे फोकस किया था। ठीक है, तो ये जब पोस्ट बिहेवियरिज्म आती है तो इनका जो फोकस होता है वो एक्शन एंड रेलेवेंस के ऊपर या इनके इम्पोर्टेंस के ऊपर ही फोकस होता है। ओके, पोस्ट बिहेवियरिज्म जो होती है ना, इट इज नॉट एथनोसेंट्रिक एंड डज नॉट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन वेस्टर्न डेमोक्रेसी। जो पोस्ट बिहेवियरिज्म थी वो सिर्फ वेस्टर्न डेमोक्रेसी कंट्रीज के लिए नहीं आई थी, बल्कि ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच थी। ये डेवलपिंग, डेवलप, अंडर डेवलप सभी कंट्रीज के लिए आई थी। Instead, it, it aims to address global and diverse political context, integrating both qualitative and quantitative method. ठीक है ना,
तो जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है ये ग्लोबल स्टडी करने के लिए आई थी, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल थी, ये डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग सभी कंट्रीज की पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की स्टडी करने के लिए आई थी। ये वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए सिर्फ नहीं आई थी, बल्कि ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच थी, ये पूरे वर्ल्ड के डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज सबों के स्टडी करने के लिए आई थी। तो पोस्ट बिहेवियरिज्म जब पॉलिटिकल थ्योरी का स्टडी करती है तो कौन सा मेथड यूज करती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मेथड यूज करती है, ठीक है ना। जबकि हम लोग देखेंगे जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो कौन सा मेथड यूज करती थी पॉलिटिकल थ्योरी का स्टडी करने के लिए, क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है ना, वो यूज करती थी क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। उसके बाद जब बिहेवियरलिज्म आई तो वो कौन सा मेथड यूज करती थी, बिहेवियरलिज्म कौन सा मेथड यूज करती थी, तो क्वांटिटेटिव मेथड यूज करती थी, है ना। पॉलिटिकल थ्योरी का स्टडी करने के लिए वो कौन सा मेथड यूज की, उन्होंने यूज किया क्वांटिटेटिव मेथड, है ना, क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया। जबकि पोस्ट बिहेवियरिज्म क्या करती है, ये दोनों ही मेथड यूज करती है, क्वालिटेटिव मेथड भी यूज करती है और क्वांटिटेटिव भी मेथड यूज करती है पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पोस्ट बिहेवियर पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी करती है तो कौन सा मेथड यूज करती है, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मेथड। और ये हॉलिस्टिक सा अप्रोच है, अभी मैं बोली कि ये सिर्फ वेस्टर्न डेमोक्रेसी कंट्री या एथनोसेंट्रिक नहीं है, बल्कि ये हॉलिस्टिक अप्रोच की स्टडी करती है, ये पूरे वर्ल्ड की स्टडी करती है, ये डेवलप, अंडर डेवलप सभी कंट्रीज की स्टडी करने के लिए आई है। ओके, तो अगर तुमसे यहाँ फीचर पूछा जाए कि पोस्ट बिहेवियर पॉलिटिकल थ्योरी का फीचर्स क्या है, एक तो ये एक्शन और रिलेवेंस पे फोकस करती है, दूसरा ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों है, तीसरा ये हॉलिस्टिक अप्रोच है, ये हॉलिस्टिक अप्रोच है। तो इसके बाद देखेंगे कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो डेविड स्टर्न पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को देते हैं। डेविड स्टर्न who described 7 characteristics of post behavioralism। यहाँ पे ये देखना है कि जो डेविड स्टर्न थे वो बिहेवियरलिज्म के लिए 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, जबकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म के लिए इन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया है, ठीक है। डेविड स्टर्न का जो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेविड स्टर्न इसको क्या बोलकर डिस्क्राइब करते हैं, द क्रेडो ऑफ रेलिवेंस या डिस्टिलेशंस ऑफ द मैक्सिमल इमेज। डेविड स्टोन पोस्ट बिहेवियरलिज्म के लिए 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको द क्रेडो ऑफ रेलिवेंस बोला जाता है या डिस्टिलेशंस ऑफ द मैक्सिमल इमेज। बिहेवियरलिज्म में हमने देखा, बिहेवियरलिज्म में हमने क्या देखा कि बिहेवियरलिज्म के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, है ना, लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म में डावर्सन ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया है, क्या बोलकर, द क्रेडो ऑफ रेलिवेंस या डिस्टिलेशन ऑफ द मैक्सिमल इमेज। वन बाय करके हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, फर्स्ट इज substance must have precedence over techniques। मतलब कि सब्सटेंस को बहुत ही इंपॉर्टेंस देना है टेक्निक के कंपैरिजन। ऐसा नहीं टेक्निक्स को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, बट देना है, बट सब्सटेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। सब्सटेंस को मोर इंपॉर्टेंट देना है रादर देन टेक्निक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सब्सटेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है टेक्निक्स के कंपैरिजन। ओके, सेकंड प्रिंसिपल इज emphasis should be emphasis करना है, ना कि सोशल प्रिजर्वेशन के ऊपर emphasis करना है, ठीक है।
आप पोस्ट बिहेवियरिज्म में डाइवर्जेंट क्या बोलते हैं कि हम लोगों को किस चीज पे फोकस करना है, सोशल चेंज के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, सबस्टांस मस्ट हैव ए प्रीसेडेंस ओवर टेक्निक्स, मतलब सबस्टांस को इंपॉर्टेंस देना है टेक्निक्स के कंपैरिजन। सेकंड प्रिंसिपल इज सोशल चेंज पर फोकस करना है रादर देन सोशल प्रिजर्वेशन, मतलब सोशल चेंज पर फोकस करना है, सेकंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल इज पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट लॉस टच विथ ब्रूट रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस अपने ब्रूट पॉलिटिक्स के जो ब्रूट रियलिटी है ना, उससे वो दूर नहीं हो सकती है। कहने के मतलब कि जो पॉलिटिकल साइंस वो वैल्यू से दूर नहीं हो सकती है, ठीक है, वो वैल्यू से दूर नहीं हो सकती है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस वैल्यू से दूर नहीं हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस को ये मानना ही पड़ेगा कि पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट बी वैल्यू फ्री, पॉलिटिकल साइंस जो है वो वैल्यू फ्री नहीं है, ठीक है। जबकि बिहेवियरिज्म में क्या बोला गया था कि पॉलिटिकल साइंस शुड बी वैल्यू फ्री, है ना। लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या बोला गया, पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट बी वैल्यू फ्री। आ जाओ, पॉलिटिकल नेक्स्ट फीचर है पॉलिटिकल साइंस मस्ट प्रोटेक्ट ह्यूमन वैल्यू ऑफ सिविलाइजेशन एंड वैल्यू लैडन रिसर्च। पॉलिटिकल साइंस को वैल्यू की सिविलाइजेशन को, ह्यूमन वैल्यू की सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करनी होगी। जो भी रिसर्च करनी होगी ना वैल्यू लैडन होगी, उसमें वैल्यू बेस्ड होगी। बिहेवियरिज्म में क्या था, वो जो भी रिसर्च कर रहे थे, जो भी स्टडी कर रहे थे, वो टेक्निक्स एंड साइंटिफिक मेथड के बेस पर ही स्टडी कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ बोला क्या, यहाँ पे क्या बोला गया पोस्ट बिहेवियरिज्म में कि अगर आपको, है ना, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करनी है तो आपको ह्यूमन वैल्यू की जो सिविलाइजेशन है उस पर बेस स्टडी करनी होगी, और वैल्यू लेडन रिसर्च पे स्टडी करनी होगी। ओके, नेक्स्ट फीचर्स है पोस्ट बिहेवियरिज्म एम्फेसिस एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च एंड रेलिवेंट रिसर्च। पोस्ट बिहेवियरिज्म इस बात पर फोकस करती है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में तो आपको एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च करनी होगी एंड रेलिवेंट रिसर्च करनी होगी। ये एग्जाम में कितनी बार पूछी गई है कि पोस्ट बिहेवियरिज्म का मेन फीचर्स क्या है, तो एक्शन एंड रेलिवेंस। क्या एक्शन है, एक्शन पे आपका जो रिसर्च होना चाहिए ना वो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, रेलिवेंट रिसर्च होनी चाहिए। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं कि अर्जेंट नीड टू पॉलिटाइज द प्रोफेशन। अर्जेंट नीड टू द पॉलिटाइज द प्रोफेशन। यहाँ पे डाबरस्टेन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थिंकर जो है ना, पॉलिटिकल थिंकर जो है ना, उन्हें अपने प्रोफेशंस को पॉलिटाइज करने की जरूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी जो रियलिटी है ना, कहीं ना कहीं उनकी जो रियलिटी है पॉलिटिकल थिंकर की वो मिस हो गई है। वो जब बिहेवियरिज्म की स्टडी करते हैं ना वो वैल्यू को छोड़ देते हैं, हाँ, और सिर्फ साइंटिफिक मेथड पे ही फोकस करते हैं। तो वो क्या करते हैं अपने वो क्या करते हैं अपने प्रोफेशन से ना, अपने प्रोफेशन से वो मिस हो जाते हैं, उनका जो मेन प्रोफेशन था ना उससे वो मिस हो जाते हैं। तो इसलिए ये जरूरत है कि आपको क्या करने की जरूरत है, आपको अपनी प्रोफेशंस को पोलेटाइज करने की जरूरत है। अर्जेंट नीड टू पोलेटाइज द प्रोफेशन, अपने प्रोफेशंस को पोलेटाइज करने की जरूरत है, ठीक है। अपने पॉलिटिकल थिंकर को अपने प्रोफेशंस को पोलेटाइज करने की जरूरत है। ओके, तो फर्स्ट फीचर क्या है, सबस्टांस पे फोकस। सेकंड फीचर क्या है, सोशल चेंज। थर्ड फीचर इज ए थर्ड फीचर क्या है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो अपने जो पॉलिटिक्स की जो रियलिटीज है उससे वो दूर नहीं हो सकती है। फोर्थ है पॉलिटिकल साइंस जो है वो वैल्यू फ्री नहीं है। फिफ्थ है पॉलिटिकल साइंस जो है ना, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, जब वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ह्यूमन ह्यूमन वैल्यू के सिविलाइजेशन की प्रोटेक्शन करनी होगी, वैल्यू लेडन रिसर्च करनी होगी, वो वैल्यू से दूर नहीं हो सकते हैं।
पोस्ट बिहेवियरिज्म का फोकस है कि वो जब रिसर्च करे तो एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च करे, रेलिवेंट रिसर्च करे। सेवन इज ए सेवन क्या है कि पॉलिटिकल थिंकर को अपने प्रोफेशंस को प्रोटाइज करने की जरूरत है। ओके, ये पोस्ट बिहेवियरिज्म की 7 फीचर्स है। ओके, ये क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के जो अप्रोच है वो करवाऊंगी।